So hello, good morning, good afternoon, or whatever to all. Well, this is our second lecture of cell cycle and cell division. पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन फेज तक देख लिया था. अब यहाँ पे हम माइटोसिस और मियोसिस पढ़ेंगे. तो ये ओवरऑल ओवरव्यू है हमारा माइटोसिस और मियोसिस का. देखिए ये सेल है, 6 क्रोमोसोम है इसमें और डिप्लॉयड है और जीवन फेज और अमाउंट है इसका 2C. अब स्पेस क्लियर करने के बाद इसमें अमाउंट हो गया 4C. जो रेप्लिकेटेड क्रोमेटिड है ना, जीवन में बताया था कि जीवन में एक ही क्रोमेटिड को 1 क्रोमोसोम कंसीडर करते हैं, इसमें 2 क्रोमेटिड को 1 क्रोमोसोम कंसीडर करते हैं. तो उसमें जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है वो मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया है. तो यहाँ पे अमाउंट हमारा हो गया 4C. लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर अमाउंट डबल होता है तो उसका क्रोमोसोम नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्रोमोसोम नंबर हमारा सेम रहता है. यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हमारा डिप्लॉयड था, 6 क्रोमोसोम नंबर 6 था. यहाँ पे भी हमारा डिप्लॉयड है, क्रोमोसोम नंबर 6 है. बट जो अमाउंट है यहाँ पे चेंज हो गया है, डबल हो गया, 4C हो गया. अब यहाँ से आते हैं माइटोसिस. माइटोसिस में देखिए, माइटोसिस को और क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं. इक्वेशनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो क्रोमोसोम नंबर रहते हैं वो सेम रहते हैं, बट जो अमाउंट होता है वो आधा हो जाता है. जैसे यहाँ पे माइटोसिस हुआ, हमारे दो डॉटर सेल्स बने. पहले में आप देख सकते हैं तो 6 क्रोमोसोम, बट जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है वो दूसरे सेल में चले गए. जो रेप्लिकेटेड क्रोमैटिड है वो दूसरे सेल में चले गए. तो यहाँ पे 6 है, 2C है, यहाँ पे भी 6 है और अमाउंट हमारा 2C है. बोथ सेल्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर. अब देखते हैं मियोसिस. मियोसिस में 2 स्टेप्स होते हैं मियोसिस के. एक होता है मियोसिस 1 और एक होता है मियोसिस 2. अब मियोसिस 1 में क्या होता है? इसे कहते हैं रिडक्शन. मियोसिस 1 को स्पेसिफिकली कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन. क्यों कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर हमारे क्या हो जाते हैं? हाफ हो जाते हैं. यहाँ पे देखिए, हमारे जो पेरेंट सेल थी उसमें क्रोमोसोम नंबर थे 6, बट यहाँ पे हमारे क्रोमोसोम नंबर कितने रहेंगे? 3. लेकिन यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर आए, यहाँ पे जो क्रोमोसोम आए हैं वो क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड को कलेक्ट करते हैं. यानी कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है उनमें दो क्रोमेटिड है. देखिए, तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे बस इसमें क्या हुआ? 3 क्रोमोसोम यहाँ चले गए हैं, 3 क्रोमोसोम यहाँ चले गए हैं. अब मियोसिस 2 पे आ जाते हैं. मियोसिस 2 में क्या होता है? ये जो एक सेल है ये 2 में डिवाइड होता है और जो ये सेल है ये 2 में डिवाइड होती है. अब ये 2 में हुआ है, ये 2 में हुआ है, टोटल सेल हमारे पास कितने हो गए? 4. ये जो मियोसिस 2 है ये लगभग माइटोसिस की तरह होता है, मतलब सेम होता है माइटोसिस. जैसे कि ये मान लीजिए एक सिचुएशन यहाँ रहता है, यानी कि 3 क्रोमोसोम यहाँ रहते हैं, तो इसके जो डॉटर सेल बनेंगे वो ऐसे बनेंगे, बिल्कुल ऐसे बनेंगे. यहाँ पे क्रोमेटिड डिवाइड हो गए. मतलब सीधी कहने की बात ये, माइटोसिस में और मियोसिस 2 में क्रोमेटिड का डिवीजन होता है, यानी कि सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं. बट जो हमारा मियोसिस 1 है उसमें सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होते, उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं. मतलब 3 क्रोमोसोम किसी और में चले गए, 3 क्रोमोसोम किसी और में चले गए. माइटोसिस और मियोसिस किस में होती है, मतलब किस स्पेसिफिक सेल में हो सकती है? पहले तो ये देख लेते हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था उसके बारे में देख लेते हैं. अच्छा, जो लास्ट स्लाइड में हमने डायग्राम बनाया था उसको प्लीज आप बना लेना, बहुत अच्छा डायग्राम है. आप जब भी कंफ्यूज हो गए ना माइटोसिस और मियोसिस के डिफरेंस के बीच में, तो उसको देख लेना, बहुत क्लियरिटी देना. फर्स्ट माइटोसिस, जैसे कि बताया था कि सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट फ्रॉम टू फॉर्म न्यू क्रोमोसोम. यानी कि माइटोसिस में क्या होता है? सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं 2 नए क्रोमोसोम बनाने के लिए. और मियोसिस में क्या होता है? फर्स्टली क्रोमोसोम नंबर गेट हाफ. यानी कि पहले क्या होता है मियोसिस में? क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, क्रोमोसोम नंबर आधे होते हैं. देन सिस्टर क्रोमेटिड गेट सेपरेटेड. उसके बाद सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं. चलिए देखते हैं माइटोसिस और मियोसिस किस सेल में हो सकते हैं. माइटोसिस कैन बी इन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल. यानी कि जो हमारा माइटोसिस होता है वो हैप्लॉइड सेल में भी हो सकता है और डिप्लॉइड सेल में भी हो सकता है. बट जो हमारा मियोसिस होता है वो सिर्फ डिप्लॉइड सेल में हो सकता है. अब ऐसा क्यों? जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि जो वो क्या कहते हैं, जो जिन सेलों में माइटोसिस और मियोसिस दोनों करा रहे थे वो सेल थी कैसी? डिप्लॉइड थी. यानी कि इवन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे. जैसे कि अगर हमारे पास है
बट दूसरा अब आप कहोगे कि हम 34 की जगह 38 लेना है, तो इसका आधा तो हमारा हो जाएगा 16 हो जाएगा। बट इसमें भी नहीं करा सकते क्योंकि हमारे पास हमें दो बार क्रोमोसोम का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एक बार तो कर देंगे लेकिन दूसरी बार में दिक्कत आएगी। इसीलिए अब माइटोसिस के अंदर भी दो केस होते हैं हमारे। पहला केस एनिमल सेल का। एनिमल सेल में क्या होता है, जो हमारा हैप्लॉइड होता है माइटोसिस शो नहीं करता। तो वो क्यों नहीं करता ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम ज्यादा डिटेल में जानेंगे। इन प्लांट सेल बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड कैन शो माइटोसिस, बट जो प्लांट में वो ऐसा कोई सीन नहीं, नॉर्मल है, वहां पे हैप्लॉइड भी शो कर सकते हैं और डिप्लॉइड भी शो कर सकते हैं माइटोसिस। इनोट कर लीजिए। सो नाउ अब हम माइटोसिस को डीपली पढ़ेंगे। तो बताया था माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज़ क्रोमोसोम नंबर ऑफ डॉटर सेल्स आर सेम एज ऑफ द पेरेंट सेल। जो क्रोमोसोम नंबर हमारा डॉटर सेल में होता है वही क्रोमोसोम नंबर हमारा पेरेंट सेल में होता है। दूसरा पॉइंट, मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ सेल, यानी कि इसमें जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं सेल के उनमें एक मेजर रीऑर्गेनाइजेशन होती है। वो हम पढ़ेंगे फेजेस बाय फेजेस में क्या क्या कैसे कौन से ऑर्गेन डिसअपीयर होते हैं, क्रोमोसोम कैसे सेट होते हैं। दूसरा एनसीईआरटी में हमारी एक लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट, दैट एम फेज इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल। जो एम फेज होता है वो बहुत ड्रामेटिक फेज होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं जो बहुत मेजर है सेल डिवीजन के लिए। तीसरा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ये हमारी जो मतलब सबसे बड़ा होता है हमारा प्रोफेज, फिर होता है टीलोफेज, फिर होता है हमारा मेटाफेज, और जो सबसे छोटा होता है हमारा होता है एनाफेज। एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, यानी कि जितना टाइम कंज्यूम करते हैं ये फेजेस, उसके हिसाब से एक ऑर्डर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे जो ऑर्डर होता है हमारा होता है इवेंट, आपको शायद पता हो। सो नाउ वी कम टू प्रोफेज। फर्स्ट प्रोफेज में क्या होता है, अनटेंगलिंग ऑफ डीएनए स्टार्ट होती है। दूसरी बात, जो हमारा क्रोमैटिन है वो कंडेंस होना चालू हो जाता है। सेकेंड थिंग, सेंट्रोसोम मूव टू अपोजिट पोल। ये जो हमारे सेंट्रोसोम आपको इस डायग्राम में दिख रहे हैं, ये अपोजिट पोल पे जाना चालू कर देते हैं, यानी कि बिल्कुल पोल्स पे चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि फिर ये वहां से प्रॉपर्ली अपने जो सेल में जो स्पिंडल फाइबर है इसको सेपरेट कर पाएंगे, स्प्रेड कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट, माइक्रोट्यूब्यूल डेवलप्स अराउंड सेंट्रोसोम। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स देख रहे हैं ना, ये एस्टर इसको सेंट्रोसोम के अराउंड डेवलप होने लगेंगे। एस्टर का जो बताया था मैंने, माइक्रोट्यूब्यूल प्लस हमारा सेंट्रोसोम, वो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। चौथी चीज, ईआर गोल्गी बॉडी डिसअपीयर। ईआर गोल्गी बॉडी और एक और वो था हमारा न्यूक्लियस, जो ये है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स डिसअपीयरिंग, यानी कि ये ना प्रोफेज में माइक्रोस्कोप में जब हम देखेंगे प्रोफेज की स्टेज में सेल को, तो ना हमें ईआर दिखेगा, ना गोल्गी बॉडी दिखेगा और ना न्यूक्लियस दिखेगा। दिखेगा कि ये जो न्यूक्लियस है ये हमारा गायब हो जाएगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हमारा प्रोफेज का, जो कैरेक्टरिस्टिक भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसइंटीग्रेट। डिसइंटीग्रेट मतलब टूटना, टुकड़ा होना। मैंने इस डायग्राम में भी शो किया है कि हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डिसइंटीग्रेटिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, यानी कि टूटती हुई। दूसरी चीज इस डायग्राम में एस्टर मूव कर रहे हैं पोल्स की तरफ। तीसरी चीज, क्रोमोसोम हमारा अभी भी न्यूक्लियस के अंदर है, भले ही जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टूटी हो, बट स्टिल इट इज नाउ inside nuclear envelope. So that was our prophase. Now we will jump to metaphase. तो प्रोफेज में हमारा लास्ट स्टेप क्या था, जो हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट करना चालू कर देती है, यानी कि टूटना चालू कर देती है। तो मेटाफेज का ऑब्वियसली बात है, पहला जो हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाती है, यानी कि एकदम छुमंतर हो जाती है, दिखती नहीं है। दूसरी चीज, क्रोमोसोम्स आर नाउ इन साइटोप्लाज्म। अब बेचारों का घर टूट गया क्रोमोसोम्स का, तो कहाँ जाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे। तो ऐसे ही इनका हल है यहाँ पे कि क्रोमोसोम्स अब कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में।
तीसरी चीज कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंप्लीट, यानी कि जो हमारी कंडेंसेशन स्टार्ट हुई थी प्रोफेज में वो कंप्लीट हो चुकी है। तो हमें क्या से कैसे क्रोमोसोम दिखेंगे, फुली कंडेंस्ड क्रोमोसोम दिखेंगे। अच्छा, इसी वजह से इट इज द बेस्ट फेज, यानी कि मेटाफेज इज द बेस्ट फेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसी वजह से जो हमारी मेटाफेज होती है वो सबसे अच्छा फेज माना जाता है क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी करने के लिए। ऑब्वियसली बात है कि अगर क्रोमोसोम बढ़िया मतलब फुली कंडेंस्ड होंगे तो मोटे होंगे, उनकी शेप एकदम पर्टिकुलर हमें माइक्रोस्कोप में दिखाई देगी, तो इजीली उनकी मॉर्फोलॉजी स्टडी कर सकते हैं। चौथी चीज मैंने यहाँ पे देख सकते हैं की बना दी है, ठीक है, चाबी बना दी है। क्यों बना दी है? क्योंकि ये जो हमारा पॉइंट है ये की फीचर है किसका, मेटाफेज का। तो पहला की फीचर क्या है मेटाफेज का, स्पिंडल फाइबर फ्रॉम बोथ पोल, यानी कि दोनों पोल्स है। हमने प्रोफेज में पढ़ा था कि जो सेंट्रोसोम है वो हमारे दोनों पोल की तरफ मूव करते हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। तो उन्हीं पोल्स से, उन्हीं सेंट्रोसोम से हमारे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं। वो स्पिंडल फाइबर कहाँ पे होते हैं, हमारे क्रोमोसोम के काइनेटोकोर पे। अब काइनेटोकोर क्या होता है, काइनेटोकोर हमारे सेंट्रोमियर में जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्या होते हैं, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो क्या काम करते हैं, जो स्पिंडल फाइबर को आके अपने में जुड़ने देते हैं। तो काइनेटोकोर इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर ऑन क्रोमोसोम। तो अपोजिट पोल से हमारे क्या आएंगे, स्पिंडल फाइबर आएंगे, किस पे जुड़ जाएंगे, काइनेटोकोर पे जुड़ जाएंगे। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। नाउ अब हम दूसरे फीचर की तरफ, की फीचर की तरफ मूव करते हैं मेटाफेज के। की फीचर ऑफ मेटाफेज इज all chromosomes are now at equator on center of spindle fibers, यानी कि पांचवा जो फीचर है हमारा, और सेकंड जो की फीचर है हमारा मेटाफेज का वो ये है कि सारे क्रोमोसोम्स एक इक्वेटर पे आ जाते हैं सेल की, जिससे कि क्या होता है, एक इमेजिनरी मेटाफेजिक प्लेट बनती है। अभी डायग्राम देखिए, पहला हमारा सब में, अच्छा चौथा फीचर वो जो हमारा पहला की फीचर था जो मैंने बताया था वो ये था कि क्रोमोसोम्स के दोनों काइनेटोकोर पे स्पिंडल फाइबर आके क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक है, पहला ये फीचर का डायग्राम मेरा। दूसरा फीचर के हमारे जो वो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक इक्वेटर पे आके सेल की बिल्कुल बीच में आके इक्वेटर पे आके अरेंज हो जाते हैं, और ये इमेजिनरी प्लेट बनती है जिसे हम कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। और क्लियर, यहाँ पे हमारा मेटाफेज खत्म हो जाता है। अब एक एक्स्ट्रा चीज देख लेते हैं, स्पिंडल। स्पिंडल हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक स्पिंडल, एक होता है अनसिमेट्रिक स्पिंडल। अब जैसा कि ये नाम सजेस्ट कर रहा है, स्पिंडल सिमेट्रिक स्पिंडल यानी हमारा नॉर्मल, अगर हम दो सेल का डिवीजन करते हैं, यानी कि स्पिंडल सिमेट्रिक स्पिंडल से अगर दो सेल का डिवीजन होता है तो दो इक्वल साइज डॉटर सेल्स हमारे बनते हैं। Symmetric spindle results in the formation of equal sized daughter cells, while asymmetric spindles results in unequal daughter cells। यानी कि अगर हमारा unequal spindle हो रहा है due to presence of vacuole or any reason, तो हमारा जो daughter cell बनेगा वो एक बड़ा बनेगा और एक छोटा। चलिए अब एनाफेज का आरंभ करते हैं। तो एनाफेज में हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ऑल क्रोमोसोम स्प्लिट्स एट सेंट्रोमियर एंड टू सिस्टर क्रोमैटिड्स गेट सेपरेटेड। यानी कि जो हमारे क्रोमोसोम है ये इसका सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाएगा, और जो दोनों क्रोमैटिड होंगे वो हमारे क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे, और क्रोमोसोम होंगे किसके, फ्यूचर डॉटर सेल के। इसमें ईच क्रोमैटिड आर नाउ क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर डॉटर सेल। दूसरी चीज, स्पिंडल फाइबर पुल क्रोमोसोम टुवर्ड्स पोल, यानी कि जो स्पिंडल फाइबर होंगे ये क्या करेंगे, क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचेंगे, ये अपने पोल की तरफ खींचेंगे, जिससे क्या होगा, सेंट्रोमियर इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल। यानी कि आप देख सकते हैं जो सेंट्रोमियर है ये पोल की तरफ डायरेक्टेड है, इसका डायरेक्शन पोल की तरफ है, एंड आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, और जो आर्म्स है इसके वो पीछे की तरफ दिख रहे होंगे, ये पीछे की तरफ है, आगे की तरफ। ये शो कर रहा है कि जो स्पिंडल फाइबर है हमारा वो क्रोमैटिड को अपनी तरफ खींच रहा है। अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज, फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट डबल इन एनाफेज। यानी कि कुछ टाइम पीरियड के लिए सही, बट जो एनाफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो जस्ट डबल
यहाँ पे लिखा है ईच क्रोमेटिड आर नाउ क्रोमोसोम ऑफ फ्यूचर डॉटर सेल, यानी कि ये जो दोनों क्रोमेटिड है अब इनको हम क्रोमेटिड नहीं कहेंगे, अब इन्हें हम क्रोमोसोम क्रोमोसोम कहेंगे। तो हो गया ना, एक से दो सेल तो अभी एक ही है, ठीक है, एक सेल में दो हो गए, एक सेल तो डबल हो गया, ऐसे सारे क्रोमोसोम का होगा। तो इसीलिए कहते हैं फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट डबल इन एनाफेज। अच्छा, चौथी चीज क्या आती है हमारी, एनाफेज इज द बेस्ट फेज टू स्टडी शेप ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि शेप पढ़ने के लिए किसी क्रोमोसोम की, यानी कि हमारे क्रोमोसोम्स की एनाफेज बेस्ट फेज होता है। ये एनसीईआरटी में भी और क्वेश्चन के लिए आता है। जो शेप के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो चार टाइप के होते हैं। पहला होता है मीटासेंट्रिक, दूसरा होता है सबमीटासेंट्रिक, तीसरा होता है एग्रोसेंट्रिक और चौथा होता है टीलोसेंट्रिक। अब मीटासेंट्रिक क्या होता है, जो हमारा क्रोमोसोम है ऐसा मान लीजिए, मतलब इन दोनों अपर आर्म्स की और लोअर आर्म्स की जो लेंथ है वो सेम मिलेगी आपको, और जो सेंट्रोमियर है हमारा वो बिल्कुल बीच में मिलेगा, इसे कहते हैं मीटासेंट्रिक। अब जैसे ये देखिए दूसरे नंबर का है सबमीटासेंट्रिक। सबमीटासेंट्रिक सेंट्रिक में क्या होगा, ये जो अपर आर्म्स है ये हमारी लोअर आर्म्स से थोड़ी छोटी मिलेगी, और जो हमारा सेंट्रोमियर होगा वो थोड़ा ऊपर की तरफ मूव होगा, हमें दिखाई देगा। तीसरा आता है हमारा एग्रोसेंट्रिक, जो हमारे क्रोमोसोम्स होंगे कुछ ऐसे दिखेंगे, यानी कि जो अपर आर्म्स होंगी वो बहुत ही ज़्यादा छोटी होंगी, और जो लोअर आर्म्स होंगी उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ी होंगी, काफ़ी डिफरेंस होगा, और सेंट्रोमियर है वो एकदम से ही ऊपर की तरफ मूव होगा। अब हमारा होता है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक में क्या होता है, हमें दिखते ही नहीं है, ऐसा होता है, हमें अपर आर्म्स दिखेंगे ही नहीं, ठीक है, इन्हें कहते हैं हम टीलोसेंट्रिक। सो हम टीलोफेज पढ़ेंगे आगे। चलिए अब टीलोफेज पढ़ते हैं। टीलोफेज में सबसे पहला पॉइंट, क्रोमोसोम आर नाउ ऑन पोल्स, यानी कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो हमने अलग अलग पोल्स पे जा चुके हैं। दूसरी चीज, क्रोमोसोम डिकंडेंस टू फॉर्म क्रोमेटिन, यानी कि जो क्रोमोसोम है वो डिकंडेंसेशन की प्रोसेस फॉलो करेंगे, जिससे वो क्या बन जाएंगे, अपने वापस के क्रोमेटिन फॉर्म में बन जाएंगे, यानी कि डीएनए की फॉर्म में जो हमारा 3 स्ट्रक्चर था वैसे बन जाएंगे। तीसरी चीज, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्गी एपरेटस एंड न्यूक्लियस रीअपियर, यानी कि जो प्रोफेज में गायब हुए थे, कौन कौन गायब हुए थे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटना चालू हो गया था, गोल्गी एपरेटस गायब हो गया था, और हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गायब हो गया था, और हमारा न्यूक्लियस गायब हो गया था, ये सब वापस आ जाएंगे, रीअपियर हो जाएंगे। चौथा, ऑन द बोथ पोल्स 2 न्यूक्लियर फॉर्म, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे टीलोफेज का।